बुनियाद फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर 10th क्लास का वीडियो लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अभी तक प्रकाश चल रहा था, जो कि 10th क्लास का नवा चैप्टर है लाइट, जिसके हम 3 वीडियो देख चुके हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण आप लोगों ने सीख लिया होगा। आज हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की हम लोगों ने 6 स्थितियां पढ़ी थी। उन 6 स्थितियों में बहुत प्रकार के प्रतिबिंब बने थे। उनमें से क्या थे, 5 प्रकार के प्रतिबिंब क्या थे, वास्तविक थे, उल्टे थे। जबकि एक अन्य लास्ट वाला जो प्रतिबिंब था छठा, उसमें क्या था, प्रतिबिंब आभासी और सीधा बना था। आज हम बात करेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की। यहाँ 6 स्थितियां नहीं होती है, यहाँ केवल 2 ही स्थितियां होती है। सो देखिए प्लीज। पहली स्थिति क्या है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो वस्तु को दर्शाने की आवश्यकता नहीं होती है। और सबसे आसान तरीका क्या बताया था कि 2 प्रकाश किरणें लेकर आएंगे, एक मुख्य अक्ष के ऊपर से और दूसरी मुख्य अक्ष के नीचे से। देखिए, ये उत्तल दर्पण, ये मैंने मुख्य अक्ष खींची, ये क्या है, ध्रुव, ये वक्रता केंद्र, ये सभी परिभाषाएं हम लोग पढ़ चुके हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीचों बीच क्या स्थित होगा, मुख्य फोकस। अब हम बात करते हैं जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो एक किरण हम मुख्य अक्ष के ऊपर से लाएंगे, एक किरण मुख्य अक्ष के नीचे से लाएंगे। दोनों ही किरणों का क्या होगा, यहाँ टकराने के बाद परावर्तन होगा। परावर्तन के बाद ये किरण इस दिशा में चली जाएगी और ये वाली किरण इस दिशा में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण का काम क्या होता है, किरणों को फैलाना। तो इसने किरणों को फैला दिया। अब हम लोग क्या जानते हैं कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। तो प्रकाश अगर सीधी रेखा में गमन करता है तो ये वाली किरणें हमें कहाँ से आती हुई दिखेगी, यहाँ से। देखिए, आती हुई प्रतीत हो रही है, आती नहीं है। तो जब भी प्रतीत होती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डॉटेड लाइनों द्वारा दर्शाते हैं। फिर इधर देखिए, यहाँ भी मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो कुल मिलाकर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कहाँ काटती है, इस मुख्य फोकस F पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पर। तो चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, जब भी वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। आकार कैसा है, बिंदु आकार। तो हम लोग बात करेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, मुख्य फोकस F पर। देख लीजिए, मुख्य फोकस F पर बन रहा है। उसके बाद दूसरी बात करते हैं हम आकार की। तो आकार इसका कैसा है, पॉइंट साइज है, तो हम इसको कहेंगे बिंदु आकार। फिर तीसरी बात आती है प्रकृति की। प्रकृति में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि एक तो देखते हैं वास्तविक है या आभासी है, और दूसरा देखते हैं उल्टा है या सीधा है। वास्तविक प्रतिबिंब कौन से होते हैं, जिनमें परावर्तित प्रकाश किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटती है। जबकि आभासी प्रतिबिंब कौन से होते हैं, जिनमें काटती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों प्रकाश किरणें काट रही नहीं है। ये वाली दोनों देखिए, ये वाली और ये वाली काट रही नहीं है, केवल काटती हुई प्रतीत हो रही है। मैंने डॉटेड लाइन इसीलिए बनाई है। तो जब प्रतीत हो रही है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। और आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसे होते हैं, सीधे। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है कि ये सीधा है या उल्टा है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर प्रतिबिंब आभासी है तो वो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। अगला देखिए, जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच किसी भी दूरी पर स्थित हो। मतलब आप किसी भी दूरी पर रख सकते हैं। अवतल दर्पण में तो हम लोगों ने 6 अलग अलग दूरियां रखी थी, लेकिन यहाँ अलग अलग दूरियों की जरूरत नहीं है। अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी रख दो, प्रतिबिंब उसी जगह बनता है। तो देखिए, हम लोगों ने क्या किया, वस्तु को यहाँ रखा, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेकर आए, जो परावर्तन के बाद इधर चली गई। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, तो ये कहाँ से आती हुई दिखेगी, यहाँ से, फोकस से। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एक किरण वक्रता केंद्र पर लेकर आए, लेकिन
प्रतिबिंब निर्माण का नियम क्या कहता है कि जब भी कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर आती है तो उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो ये किरण इस तरफ से आई और वापस इसी तरफ लौट गई। तो दोनों किरणों ने आपस में कहाँ काटा? इस जगह काटा। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? यहाँ। इसमें देखिए एक लाइन आभासी है, एक लाइन वास्तविक है। तो हम इसको किस प्रकार का प्रतिबिंब कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब ही कहेंगे। बना कहाँ है? ध्रुव तथा फोकस के बीच। ध्रुव और फोकस के बीच में ये प्रतिबिंब बन रहा है। उसके अलावा देखिए साइज कैसा है? वस्तु से छोटा। उसके अलावा आभासी है और मुख्य अक्ष के ऊपर है। देखिए ये मुख्य अक्ष और ये प्रतिबिंब इसके ऊपर। तो कैसा बना? सीधा। तो यहाँ देखिए स्थिति क्या होगी? प्रतिबिंब की स्थिति आप देख सकते हैं ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच कहाँ बनता है? ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। आकार कैसा है? देखिए आकार है इसका बिंब से छोटा। बिंब कह सकते हैं, वस्तु कह सकते हैं। बिंब या वस्तु से छोटा। और प्रकृति कैसी है? आभासी, सीधा। आभासी है, सीधा है। तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि उत्तल दर्पण से जितने भी प्रतिबिंब हम लोग बनाते हैं, अभी दो बनाए हैं, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं? आभासी होते हैं, सीधे होते हैं। आभासी होते हैं, सीधे होते हैं। वस्तु से हमेशा छोटे होते हैं। तो जिस प्रकार के प्रतिबिंब इनसे बनते हैं, इनसे मतलब दर्पण से जिस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, उन्हीं आधार पर दर्पणों का उपयोग किया जाता है। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभी तक हमने प्रतिबिंब निर्माण पढ़ा। अवतल दर्पण से पिछले वीडियो में पढ़ा था, उत्तल दर्पण से आज पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग क्या क्या है। उपयोग किस आधार पर होंगे कि वो प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, उसी आधार पर उनके उपयोग किए जाएंगे। ठीक है, देखते हैं। बात करते हैं पहले अवतल दर्पण के उपयोग की। देखिए जब उपयोग की बात आती है तो उपयोग हम लोग क्या करते हैं? दैनिक जीवन में भी करते हैं और साइंटिफिक में भी करते हैं। जैसे विज्ञान के क्षेत्र में इनके क्या उपयोग हैं, दैनिक जीवन में इनके क्या उपयोग हैं, हम लोग वो दोनों डिस्कस करेंगे। अवतल दर्पण का पहला उपयोग क्या है कि उपग्रह से जो भी संकेत प्राप्त होते हैं उनको ये अभिग्राही तक पहुंचाता है। तो पहला उपयोग तो किस क्षेत्र में हो गया? विज्ञान के क्षेत्र में होगा और दैनिक जीवन में भी होगा। लिखेंगे कैसे? उपग्रहों से प्राप्त संकेतों को अभिग्राही तक पहुंचाने में। कि किसी भी उपग्रह से जो भी संकेत हम लोगों को प्राप्त होते हैं, जो सिग्नल प्राप्त हो रहे हैं, उनको रिसीवर तक पहुंचाना है। रिसीवर मतलब अभिग्राही, जो कि संकेतों को अभिग्रहित कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, तो पहला उपयोग क्या हो जाएगा? उपग्रह से प्राप्त संकेतों को अभिग्राही तक पहुंचाने में। दूसरा देखिए, दूसरा उपयोग हम इसका करते हैं परावर्तक दूरदर्शी में। दूरदर्शी यानी कि सामान्य भाषा में जिसको दूरबीन कहते हैं। दूरदर्शी दो प्रकार के होते हैं, एक अपवर्तक दूरदर्शी होता है, एक परावर्तक दूरदर्शी होता है। ये डिटेल में 12th क्लास में पढ़ाया जाता है। तो अभी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि जो परावर्तक दूरदर्शी है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्या काम आता है? ये क्या करता है कि वस्तु से जो भी
प्रकाश प्राप्त हो रहा है वस्तु से टकराकर, उसको फोकस करने का काम ये करता है। तो आप लोगों को ज्यादा इस पे डिटेल में नहीं जाना है, आप सिर्फ याद रखेंगे परावर्तक दूरदर्शी में। ठीक है, तो दो उपयोग कौन से हो गए, साइंस के हो गए। दैनिक जीवन में हम लोग अगर बात करते हैं तो दैनिक जीवन में इसका उपयोग होता है शेविंग दर्पण के रूप में। शेविंग दर्पण कह सकते हैं, कई बुक्स में हजामती दर्पण लिखा हुआ आता है, तो शेविंग दर्पण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। खास बात क्या हुई कि हम बात कर रहे हैं अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण ने क्या किया था, जितने भी प्रतिबिंब बनाए थे वो वस्तु से बड़े होते जा रहे थे। ठीक है, तो वस्तु से बड़े प्रतिबिंब बनने की संभावना है, तो अगर आप शेविंग दर्पण में अवतल दर्पण काम में लेते हैं तो वहां फेस का जो प्रतिबिंब है वो बड़ा बनेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये काम में लेते हैं। चौथा देखिए, चौथा है दंत विशेषज्ञों द्वारा। तो दंत विशेषज्ञ इसका उपयोग क्यों करेंगे, वही बात, अवतल दर्पण क्या करते हैं, बड़े प्रतिबिंब बनाते हैं। तो जब मुंह के अंदर उस प्रतिबिंब को लगाया जाएगा तो जो दांत है वो बड़ा दिखेगा, इसलिए क्या करते हैं, दंत विशेषज्ञ इसका उपयोग करते हैं। अगर दांतों में कोई कैविटी भी है तो वो उसमें बड़ा प्रतिबिंब बनने के कारण आसानी से नजर आ जाती है। अगला देखिए, अगला है वाहनों की हेडलाइट में। वाहनों की जो हेडलाइट है वो किस दर्पण की बनाई जाती है, अवतल दर्पण की बनाई जाती है। तो यहाँ देखिए, ये जो पहला और दूसरा, ये दोनों तो क्या है, विज्ञान के क्षेत्र में किए जाने वाले उपयोग है, जबकि तीसरा, चौथा और पांचवा ये दैनिक जीवन में किए जाने वाले उपयोग है। आप इसको नोट कर लीजिए। अगला बढ़ते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। पहले अभी हमने क्या पढ़े थे, अवतल दर्पण के उपयोग पढ़े थे, कितने थे, 5। 2 विज्ञान के क्षेत्र में थे और 3 दैनिक जीवन में हम लोग देख सकते हैं। अगला है उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के 2 मेन उपयोग है जो ज्यादातर आप लोग आराम से देख सकते हैं। पहला उपयोग क्या है, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में। वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में। और दूसरा है एटीएम मशीन के पास। अब ये क्या बात हुई भी, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण का मतलब क्या है, साइड मिरर से है। साइड मिरर में क्या होता है कि पीछे से आने वाले जितने भी वाहन है वो आराम से दिख जाते हैं। अब देखिए, दर्पण तो एक लगा रखा है, वाहन पीछे से अगर 10 भी आ रहे हैं तो उसमें आराम से दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब निर्माण में हम लोगों ने क्या सीखा था कि ये छोटे छोटे प्रतिबिंब बनाता है। तो पीछे अगर 10 गाड़ियां भी आ रही है तो उन 10 के छोटे छोटे प्रतिबिंब आराम से बनाकर आप लोगों को, मतलब हम लोगों को या जो भी वाहन चालक है उसको आराम से दिखाई देते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि उत्तल दर्पण का जो दृश्य क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत होता है, मतलब ये काफी दूर दूर की चीजों को कवर कर लेता है। तो इसका मतलब अगर काफी दूर से भी कोई गाड़ी आ रही होगी तो वो साइड मिरर में आसानी से दिख जाती है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग किसमें करते हैं, पश्च दृश्य दर्पण के रूप में करते हैं। दूसरा है एटीएम मशीन के पास। तो एटीएम मशीन के पास आपने राइट साइड या लेफ्ट साइड देखा होगा, एक गोल गोल सा लगा हुआ रहता है, उसमें अगर आप फेस देखोगे तो दिखता है। और उसके अलावा खास बात क्या होती है कि जो भी एटीएम मशीन को काम में ले रहा है उसके पीछे अगर कोई आकर खड़ा हुआ है तो वो उसको आराम से देख सकता है। इसलिए इसका उपयोग किसमें करते हैं, एटीएम मशीन में करते हैं। ठीक है, तो उत्तल दर्पण के कितने उपयोग हैं, 2। एक तो पश्च दृश्य दर्पण के रूप में और दूसरा है एटीएम मशीन के पास। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं दर्पण समीकरण।
तो दर्पण समीकरण पढ़ने से पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि दर्पण समीकरण है क्या। तो हम लोगों ने दर्पण के बारे में काफी सारी चीजें पढ़ी। कौन कौन सी पढ़ी कि दर्पण के लिए बिंब दूरी होती है, दर्पण के लिए प्रतिबिंब दूरी होती है, दर्पण के लिए फोकस दूरी होती है। उन तीनों के बीच में जो संबंध बताने वाला सूत्र है वो क्या कहलाता है, दर्पण समीकरण कहलाता है। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान से देखिएगा। दर्पण समीकरण इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होता क्या है, बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच में संबंध बताने वाला सूत्र। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिंब दूरी को किससे लिखते हैं? अगर पहले की वीडियो पढ़े हैं, सुने हैं तो आराम से आप बता सकते हैं। बिंब दूरी को डिनोट करते हैं स्मॉल यू से। बिंब दूरी होती क्या है एक बार फिर बता देती हूँ। दर्पण के ध्रुव और वस्तु के बीच की जो दूरी है, वस्तु को बिंब कहते हैं, तो सभी दूरियां कहाँ से नापी जाती है, दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। तो दर्पण के ध्रुव तथा बिंब या वस्तु के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाती है, बिंब दूरी। तो ये आ जाएगी बिंब दूरी। और प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी को दर्शाते हैं v से। प्रतिबिंब दूरी को v से लिखते हैं। उसके अलावा हम लोग क्या जानते हैं, प्रतिबिंब दूरी होती क्या है? प्रतिबिंब दूरी होती है दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। उसके बाद है फोकस दूरी। फोकस दूरी को व्यक्त करते हैं स्मॉल f से। तो दर्पण समीकरण क्या कहलाएगा, u, v और f के बीच में जो संबंध बताने वाला सूत्र है उसी सूत्र को क्या कहते हैं, दर्पण समीकरण कहते हैं। देखिए कैसा होता है। ये होता है दर्पण समीकरण। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किसी को भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि मैंने इसको लेफ्ट में लिखा है तो आप भी लिखें, ये राइट में भी लिखा जा सकता है, एक ही बात है। ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि समीकरण तो वही होते हैं जिनमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद ये तो आपने सूत्र लिखा, अब इस सूत्र को व्युत्पन्न करके दिखाना है। जैसे आप मैथ्स में प्रमेय वगैरह करते हैं, थ्योरम करते हैं कि आपको एक सेंटेंस दिया हुआ होता है, उसको आप पूरा डिटेल में दिखाकर और लास्ट में उसी चीज को प्रूव करते हैं। तो ये तो आपका हो जाएगा वो समीकरण जो आपको प्रूव करना है, मतलब ज्ञात करना है, तो इसको व्युत्पन्न करना हम लोग सीखेंगे। दर्पण समीकरण की व्युत्पत्ति, डेरिवेशन करेंगे हम कि दर्पण समीकरण किस प्रकार से प्राप्त होती है। दर्पण समीकरण को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कोई वस्तु लेते हैं जिसको अवतल दर्पण के अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं। ठीक है, तो लिख देती हूं मैं, एक वस्तु PQ लेते हैं जिसे अवतल दर्पण के अनंत, अवतल दर्पण के अनंत तथा वक्रता केंद्र, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं। हम लोगों ने क्या किया, एक वस्तु PQ ली, अवतल दर्पण के अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखनी है। ये कौन सी कंडीशन है, ये है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, जब हम लोगों ने पढ़ा था तो ये उसकी दूसरी कंडीशन है। देखिए ये अवतल दर्पण, ये ध्रुव हो जाएगा, ये वक्रता केंद्र हो जाएगा और ये हो जाएगा मुख्य फोकस। वस्तु को कहाँ रखना है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो मैं ये वस्तु यहाँ रख देती हूँ, वस्तु का नाम हम लिख देते हैं PQ। अब हम लोग अच्छे से जानते हैं प्रतिबिंब निर्माण, मैंने आप लोगों को सिखाया था, क्या था कि एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेकर आते हैं, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है।
एक किरण मुख्य फोकस से लेकर आते हैं, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हुआ, देखिए ये बना प्रतिबिंब, कहाँ बना, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। तो इसी चीज को काम में लेकर हम लोग पूरा डेरिवेशन करेंगे, तो आपको प्रतिबिंब निर्माण अच्छे से आना चाहिए। प्रतिबिंब निर्माण हम लोगों ने किस प्रकार किया, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में एक वस्तु रखी, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेकर आए जो परावर्तन के बाद फोकस में से गुजर गई, दूसरी किरण फोकस में से लेकर आए जो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ठीक है, अब देखिए यहां मैं लिख देती हूं m और यहां लिख देते हैं n। अब थोड़ा सा ध्यान दें कि यहाँ दो दो त्रिभुज समरूप हो रहे हैं। कौन कौन से, देखिए फर्स्ट मैं लिख देती हूँ इसमें, ये फर्स्ट और ये फर्स्ट। तो कौन कौन से त्रिभुज हुए, पी क्यू एफ ओ एन एफ, दो त्रिभुज हो गए। तो ये दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज। एक बार मैं इनकी डार्क लाइन कर देती हूँ, आप लोग देखिएगा। यहाँ एक बार मैं फिर से एक त्रिभुज बना के छोड़ रही हूँ, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला, ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। उसके बाद पहले हम समरूपता का संबंध लगा देते हैं। एक चीज और देखिए कि ये वाली जो लाइन है ना, ये OM, इसको हम सीधी रेखा मान सकते हैं ऐसे, इधर ON को भी सीधी रेखा मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, देखिए कि अगर कोई भी वृत्ताकार आकृति है उसमें से छोटा सा चाप काटा जाए ऐसे, तो ये हमें एक सीधी लाइन की तरह ही प्रतीत होता है। इसको देखकर कोई नहीं बता सकता कि ये किसी वृत्त में से काटी हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये ज्यादा वक्रीय तो है नहीं, इसलिए इसको सीधी लाइन भी माना जा सकता है। सबसे पहले हम दो त्रिभुजों की बात करते हैं। चित्र से त्रिभुज PQF तथा त्रिभुज ONF समरूप है। तो समरूपता की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दोनों त्रिभुजों के सेम जो भुजाएं हैं उनका अनुपात दूसरी सेम भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर पहले त्रिभुज के आधार का दूसरे त्रिभुज के आधार के साथ अनुपात लिया जाए तो वो किसके बराबर होगा, पहले त्रिभुज के लंब और दूसरे त्रिभुज के लंब के अनुपात के बराबर, या फिर पहले त्रिभुज के कर्ण और दूसरे त्रिभुज के कर्ण के अनुपात के बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये त्रिभुज PQF है, तो PQF के अंदर मैं ले लेती हूँ पहले PQ। PQ क्या है, इसका लंब, तो मैंने लिख दिया PQ। अनुपात में कौन आएगा, इस दूसरे वाले त्रिभुज का लंब, तो दूसरे वाले त्रिभुज का लंब कौन है, ON। बराबर किसके होगा, देखिए कर्ण इसमें हमारे कोई काम नहीं आ रहा है तो हम कर्ण वाली भुजा नहीं लेंगे। यहाँ बात करते हैं आधार की, तो इस त्रिभुज का आधार कौन है, PF, और इस त्रिभुज का आधार कौन है, OF। तो ये मैंने समरूपता का संबंध लगाया। किस प्रकार लगाया, पहले त्रिभुज का लंब बटा दूसरे त्रिभुज का लंब बराबर पहले त्रिभुज का आधार बटा दूसरे त्रिभुज का आधार। ठीक है, अब देखिए परंतु में देखिए क्या हो रहा है, ये जो ON है, ये जो प्रतिबिंब है इसका नाम मैंने नहीं लिखा, प्रतिबिंब का नाम है P डैश Q डैश। ठीक है, ये प्रतिबिंब का नाम है P डैश Q डैश। तो यहाँ देखिए ON किसके बराबर है, P डैश Q डैश के बराबर है। अतः हम लोगों को क्या मिलेगा, PQ, ON की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, P डैश Q डैश, PF बट्टा OF। इसको मैं लिख देती हूँ समीकरण नंबर 1। हमने क्या किया, समरूपता की प्रॉपर्टी लगाई, समरूपता की प्रॉपर्टी लगाने के बाद ON को P डैश Q डैश के बराबर कर दिया। फिर देखिए दूसरे दो त्रिभुजों की बात करते हैं। दूसरे दो त्रिभुज कौन कौन से हैं, एक तो ये वाला, ये देखिए ये त्रिभुज, और दूसरा ये वाला त्रिभुज। तो मैं इन दोनों के अंदर सेकंड लिख देती हूँ, ये सेकंड है
ये भी सेकंड है, वैसे मैं नाम भी लिख दूंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, चित्र से त्रिभुज कौन कौन सा, OMF तथा P डैश Q डैश F समरूप है। ठीक है, समरूप है तो क्या करेंगे, समरूपता का संबंध लगाएंगे। समरूपता का संबंध लगाने के लिए क्या करेंगे, देखिए इस वाले त्रिभुज का लंब, तो इस वाले त्रिभुज का लंब कौन है, OM, और दूसरे वाले त्रिभुज का लंब कौन है, P डैश Q डैश। बराबर में क्या आएगा, इन दोनों त्रिभुजों के आधारों का अनुपात। तो इस त्रिभुज का आधार कौन है, OF, और इस वाले का आधार कौन है, P डैश F। तो ये मैंने क्या किया, दोनों त्रिभुजों के लिए समरूपता का संबंध लगा दिया, OM बट्टा P डैश Q डैश, OF बट्टा P डैश F। अब देखिए वापस से वही बात, कौन सी बात, ये जो OM है वो किसके बराबर है, PQ के बराबर है। OM बराबर PQ, OM बराबर PQ है, तो मैं इसमें लिख देती हूँ PQ बट्टा P डैश Q डैश बराबर OF बट्टा P डैश F। ये आ गई समीकरण नंबर 2। अब पहली और दूसरे समीकरण को ध्यान से देखिए। पहली समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड कौन है, PQ बट्टा P डैश Q डैश। दूसरे समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड कौन है, PQ बट्टा P डैश Q डैश। तो अगर दो समीकरणों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो उनके राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए आगे करते हैं, मैं इसको हटा रही हूं क्योंकि ये तो हम लोगों को वैसे भी मिल जाएगा। ठीक है, मैं लिखती हूँ, पहले इधर लिख देते हैं, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या होगा, अगर इनके लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो इनके राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर। तो समीकरण 1 का राइट हैंड साइड कौन है, PF बट्टा OF। समीकरण 2 का राइट हैंड साइड कौन है, OF बट्टा P डैश F। अब इनको थोड़ा सा खोजने की कोशिश करते हैं चित्र में। चित्र में देखिए PF जो है वो कोई भी दूरी नहीं है। कोई भी दूरी कैसे नहीं है कि ना तो ये बिंब दूरी है, ना ये प्रतिबिंब दूरी है, ना ये फोकस दूरी है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको टुकड़ों में डिवाइड करके लिखना पड़ेगा। देखिए कैसे करते हैं, ये P डैश PF है, PF किसके बराबर होगा, OP माइनस OF। तो इस PF की जगह मैं क्या लिख रही हूँ, OP माइनस OF, और बट्टे में आ जाएगा OF। अब मैंने OF को OF ही क्यों छोड़ा, OF क्या है, दर्पण के ध्रुव की मुख्य फोकस से दूरी, तो वो क्या कहलाती है, फोकस दूरी। फिर इधर OF, बट्टे में क्या है, P डैश F। तो P डैश F देखिए कहाँ है, P डैश F ये रहा। तो P डैश F भी कोई दूरी नहीं होती है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, OP डैश माइनस OF, OP डैश माइनस OF। देखिए इसको ज्यादा नहीं बता पाऊंगी मैं क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो आप लोग थोड़ा सा आगे पीछे करके देख लें और चित्र को थोड़ा बड़ा अपनी कॉपी में बनाएं, उससे आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। मैंने अभी क्या किया, PF का मान रख दिया, कहाँ से रखा, OP माइनस OF। इधर P डैश F का मान कहाँ से रखा, OP डैश माइनस OF। अब इन सारी चीजों को आप पहले से जानते हैं, कैसे, देखिए OP क्या है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं, बिंब दूरी। तो OP का मान कितना है, OP बराबर U। और खास बात क्या है कि U का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। तो OP बराबर क्या लिखा, माइनस U। OP का मान हो गया। उसके बाद है OF। OF होती है फोकस दूरी स्मॉल f। तो स्मॉल f भी देखिए किस तरफ नापी जा रही है, प्रकाश किरणें बाईं ओर जा रही, दाईं तरफ चलती जा रही है, लेकिन हम किधर चल रहे हैं, बाईं ओर। F भी कौन सा हो गया, माइनस। उसके बाद देखिए OP हो गया, OF हो गया।
ओपी डैश बचा, ओपी डैश। ओपी डैश क्या है? दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। लिखी किसमें कैसे जाती है? स्मॉल वी से। और ये भी कैसी है? आप प्रकाश किरण से उल्टा चल रहे हैं तो ये भी किसमें होगी? माइनस में। तो ये सारे मान समीकरण 3 में हम लोग रख देंगे। यह मान समीकरण 3 में रखने पर, ये मान हम लोग कहाँ रख रहे हैं? समीकरण 3 में। ओपी की जगह मैं क्या लिखूंगी? माइनस यू, फिर माइनस का निशान और माइनस एफ, बट्टे में माइनस एफ बराबर माइनस एफ बट्टा माइनस वी माइनस माइनस एफ। मैंने क्या किया? सिर्फ उनकी वैल्यू रख दी। वैल्यू रखने के बाद देखिए माइनस यू, ये माइनस और ये माइनस मिलाकर हो गए प्लस, ये माइनस और ये माइनस मिलाकर हो गए प्लस। इतना काम हम लोगों ने कर दिया। उसके बाद हम करते हैं वज्र गुणन। तो वज्र गुणन में देखिए ये दोनों गुणा हो जाएंगे, ये दोनों गुणा हो जाएंगे। तो माइनस यू प्लस एफ गुणा में माइनस वी प्लस एफ, इसको इससे गुणा कर दिया। ये आएगा माइनस एफ इंटू माइनस एफ। माइनस एफ और माइनस एफ क्या हो जाएंगे? प्लस एफ स्क्वायर बन जाएगा। इनको गुणा करते हैं तो देखिए इसको इससे गुणा किया यू बी, ठीक है, माइनस यू एफ माइनस वी एफ प्लस एफ स्क्वायर बराबर एफ स्क्वायर। यहाँ सिर्फ गुणा किया है हम लोगों ने। पहले इसको इन दोनों पदों से गुणा कर लिया, फिर दूसरे वाले पद को इन दोनों पदों से गुणा कर लिया, ठीक है। अब देखिए एफ स्क्वायर और एफ स्क्वायर कट जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? ये दोनों माइनस के निशान है तो इनका पक्षांतरण कर देते हैं। पक्षांतरण करने पर क्या मिला? ये समीकरण हम लोगों को प्राप्त हुई। अब इस पूरी समीकरण में यू वी एफ का भाग लगाएंगे। देखिए इधर ही कर देती हूँ। यू वी एफ का भाग देने पर, यू वी एफ का भाग देंगे तो क्या होगा? देखिए यू वी बट्टा यू वी एफ, यू एफ बट्टा यू वी एफ, वी एफ बट्टा यू वी एफ। अब देखिए यू वी से यू वी कट गया, क्या बचेगा? 1 अपॉन एफ। यू एफ से यू एफ कट गया, क्या बचेगा? 1 अपॉन वी। वी एफ से वी एफ कट गया, क्या बचेगा? 1 अपॉन यू। तो ये क्या है? दर्पण समीकरण। तो यही हम लोगों को प्राप्त करनी थी और ये हम प्राप्त कर चुके हैं। ये क्या है? दर्पण समीकरण। डेरिवेशन थोड़ा बड़ा है और आप लोगों के लिए शायद पहली बार है, क्योंकि 10th से पहले इतने डेरिवेशन होते नहीं है। 9th क्लास में वैसे आप लोग गति के समीकरण निकालना सीख चुके हैं, संवेग संरक्षण नियम सीख चुके हैं, तो ये आप लोगों को ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, बस 1-2 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे आवर्धनता। आवर्धनता क्या होती है कि कोई भी दर्पण है वो किसी बिंब का प्रतिबिंब बनाता है, तो वो प्रतिबिंब वस्तु से या बिंब से कितने गुना प्राप्त होता है उसको कहते हैं आवर्धनता। तो अगला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे? आवर्धनता। आवर्धनता को मैग्निफिकेशन कहते हैं, इसलिए इसको स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। परिभाषा क्या रखेंगे कि किसी दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब जो बनता है वो बिंब से कितने गुना बड़ा बनता है, या कितने गुना बड़ा होता है, कितने गुना छोटा होता है, वो ही क्या कहलाता है? आवर्धनता। सिंपल लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं कि किसी भी दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? आवर्धनता कहलाता है। एक दो परिभाषाएं और बता देती हूँ।
वह राशि, राशि कह सकते हैं, पद कह सकते हैं, वह पद जिसके द्वारा पता चलता है कि किसी वस्तु का जो बिंब है वो प्रतिबिंब से कितने गुना आवर्धित है, क्या कहलाती है, आवर्धनता कहलाती है। या फिर किसी बिंब का प्रतिबिंब उस बिंब से कितने गुना बड़ा है, जिसके द्वारा यह ज्ञात हो कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब उससे कितना बड़ा है, क्या कहलाता है, आवर्धनता कहलाता है। सूत्र रूप में हम लोग क्या कह सकते हैं, आवर्धनता m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा बिंब की ऊंचाई। तो आवर्धनता m, देखिए ये चीजें ज्यादा काम नहीं आएगी, आपको सूत्र रूप में काम में लेना है। तो वो क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा बिंब की ऊंचाई। या फिर क्या पता चलता है कि किसी वस्तु का बिंब किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके बिंब से कितने गुना बड़ा है या कितने गुना छोटा है, वो क्या कहलाती है, आवर्धनता कहलाती है। देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई को व्यक्त किया जाता है h डैश से और बिंब की ऊंचाई को लिखते हैं h से। तो ये क्या होता है, h डैश बट्टा h। इसका एक संबंध और निकलता है, h डैश बट्टा h बराबर माइनस v बट्टा u। अब ये कहाँ से प्राप्त होता है, वो है काम की बात। कई जगह आपको इसका सूत्र I बट्टा O लिखा हुआ में मिलेगा। I बट्टा O का मतलब I है इमेज यानी कि प्रतिबिंब, O है ऑब्जेक्ट यानी कि बिंब। ठीक है, अभी हमारा काम क्या है, ये संबंध कैसे प्राप्त होता है। और ये वाला जो संबंध है आवर्धनता बराबर माइनस v बट्टा u, ये अभी बोर्ड एग्जाम में आया भी था, ये वाला सेम क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इसमें हम लोगों ने अभी जो दर्पण समीकरण डिराइव किया था उसी का जो चित्र है उसको काम में ले रहे हैं। देखिए मैं चित्र इस बार इस तरफ बना देती हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने क्या बनाया, एक अवतल दर्पण बनाया। ये अवतल दर्पण का ध्रुव हो जाएगा, ये वक्रता केंद्र हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने वस्तु कहाँ रखी थी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण लेकर आए, परावर्तन के बाद कहां से गई, फोकस में से। एक किरण लेकर आए फोकस में से, परावर्तन के बाद क्या हुई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, प्रतिबिंब बना यहाँ। ठीक है, अब मैं बिंब और प्रतिबिंब के नाम लिख देती हूँ। बिंब है PQ, प्रतिबिंब है P डैश Q डैश। अब अगर त्रिभुजों की समरूपता देखी जाए तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये O पॉइंट है, यहाँ M लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ N। तो हम लोग दो ही त्रिभुजों की समरूपता देखेंगे, कौन कौन से की, एक तो देखिए यहाँ जो चित्र बनाने का तरीका है वो थोड़ा सा हम लोग अलग रखेंगे, उससे थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए होता तो इससे भी है लेकिन इससे आप लोगों को थोड़ी कॉम्प्लिकेशन होगी, तो मैं थोड़ा सा इजी चित्र बनाती हूँ। इजी वाला चित्र देखिए, वस्तु को रख दिया यहाँ, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेकर आए, परावर्तन के बाद फोकस से गुजर गई। दूसरी किरण हम लोग कहां से लेकर आ रहे हैं, तिर्यक, तिर्यक लाए, तिर्यक ही गुजर गई। प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ। देखिए प्रतिबिंब निर्माण के समय भी मैंने आपको बताया था कि प्रतिबिंब निर्माण के 4 नियम हैं, 4 में से कोई भी 2 नियम काम में लेकर आप प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। तो ये है PQ और ये है P डैश Q डैश। समरूपता अगर हम देखते हैं तो देखिए दो त्रिभुजों की समरूपता देखनी है, एक तो ये वाला
और दूसरा ये वाला। मैं लिखती हूँ चित्र से त्रिभुज PQO तथा त्रिभुज P'-Q'-O क्या है? समरूप है। दोनों समरूप है तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए PQ बट्टा P'-Q' बराबर में क्या होगा? OP बट्टा OP'। PQ क्या है? बिंब की ऊंचाई। बिंब की ऊंचाई को किससे लिखते हैं? H से। प्रतिबिंब की ऊंचाई को किससे लिखते हैं? H' से। ये देखिए P'-Q' क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब OP ध्रुव से बिंब की दूरी मतलब बिंब दूरी U, और OP' क्या है? प्रतिबिंब की दूरी मतलब V। अब इनके चिन्ह लगाते हैं। देखिए H मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई दूरी है तो कैसी होगी? धनात्मक। H' क्या है? मुख्य अक्ष के नीचे नापी गई दूरी है तो क्या होगी? ऋणात्मक। U और V दोनों दर्पण के बाईं ओर है तो कैसे होंगे? ऋणात्मक। अगर इनके चिन्हों को संतुष्ट किया जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? अनुपात उल्टा कर देते हैं। H' बट्टा H, V बट्टा U। इसको मैंने क्या किया? उल्टा कर दिया। फिर इस माइनस को इधर भेजेंगे। माइनस को इधर भेजेंगे तो क्या मिलेगा? -V बट्टा U। तो ये संबंध हमको प्राप्त करना था, हमने प्राप्त कर लिया है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग। उसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा? दर्पण समीकरण। और दर्पण समीकरण के अलावा क्या पढ़ी? आवर्धनता। इतना पढ़ने के बाद एक चीज और है कि आवर्धनता के चित्र बहुत इंपॉर्टेंट, आवर्धनता के जो चिन्ह है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लीजिए। ये समझ में आया? आवर्धनता प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा बिंब की ऊंचाई, ये सूत्र होगा। प्राप्त करने का तरीका क्या है? ये तरीका है। इनको आप बार बार लिखते रहें, वीडियो देखते रहें, तभी समझ में आएगी चीजें, क्योंकि आप लोगों के लिए ये सारी चीजें क्या है? नई है। अब देखिए आवर्धनता की वो बातें जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देखिए। आवर्धनता m के बारे में हम 5 चीजें पढ़ेंगे। m greater than 1, m less than 1, m बराबर 1, m का मान नेगेटिव, m का मान पॉजिटिव। देखिए इतनी बातें हैं जो कि हमें प्रतिबिंब की प्रकृति को ज्ञात करने में सहायता प्रदान करती है। कैसे करती है? देखिए अगर m का मान 1 से बड़ा है तो देखिए H' बट्टा H है वो ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब क्या हुआ? H' ग्रेटर देन H है तो H' क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, और H क्या है? बिंब की ऊंचाई। तो m ग्रेटर देन 1 होने का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब बिंब से बड़ा। इसी तरह लेस देन 1 होने का मतलब क्या है? देखिए H' बट्टा H लेस देन 1 है, इसका मतलब H' लेस देन H हो गया। तो प्रतिबिंब क्या हो गया? बिंब से छोटा। प्रतिबिंब बिंब से छोटा, प्रतिबिंब हो जाएगा बिंब से छोटा। m बराबर 1 है, देखिए बराबर 1 होने का मतलब क्या है? संबंध क्या मिलेगा? H' बराबर H। इसका मतलब प्रतिबिंब और बिंब क्या हो जाएंगे? समान आकार के हो जाएंगे। प्रतिबिंब बिंब के समान। फिर दो चीजें और ध्यान में रखनी है कि m का मान अगर नेगेटिव प्राप्त होता है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं।
और अगर m का मान पॉजिटिव प्राप्त होता है तो प्रतिबिंब होगा आभासी सीधा। तो ये देखिए, ये वो बातें हैं जो आपको सवालों को, न्यूमेरिकल्स जो है उनको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। तो m का मान अगर 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब बिंब से बड़ा हो जाएगा, m का मान 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब बिंब से छोटा हो जाएगा, m का मान अगर 1 है तो प्रतिबिंब और बिंब क्या होंगे, समान आकार के हो जाएंगे। और अगर m नेगेटिव है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अगर m पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। ये चीजें ज्यादा समझ में तब आएगी जब हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी चर्चा करी। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण पढ़ा, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के उपयोग पढ़ लिए। उसके बाद हम लोगों ने दर्पण समीकरण क्या होती है, व्युत्पन्न कैसे होती है वो पढ़ लिया, आवर्धनता पढ़ ली और आवर्धनता की ये 5 कंडीशन पढ़ ली। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।